मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ लोग इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि उनके जाने के बाद जो ज़िंदगी में खालीपन आता है उस खालीपन को हम कभी भर नहीं पाते। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट का एक और एपिसोड शुरू हो गया है। तो कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है ना? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू हो गई है। आज की इस महफिल में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी असल में किसी की सच कहानी है। और ऐसे ही रोज कहानियों के लिए भटकते हुए जब मैं किसी से बातें कर रहा था तो बातों बातों में ये कहानी निकल के सामने आई और मुझे लगा कि यार इस कहानी को आपके सामने पेश करना चाहिए। कई बार ना हम सबकी ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बातें नहीं कर पाते, या फिर हम उन बातों को दुनिया के सामने वैसे पेश नहीं कर पाते जैसे हम पेश करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि कहानियाँ उसका एक ज़रिया है जिस ज़रिए से हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की बातों को सामने ला सकते हैं। आज की जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वो कहानी किसी के दिल की बातें हैं, किसी के दिल का एहसास हैं और किसी की असलियत। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है दीदी, यानी हमारी नानी माँ। माँ के हाथ से चाय का ग्लास गिरकर जमीन पर गिर गया था। मैं जानती थी कि अब इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। दीदी कहती थी जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता। दीदी और हमारे परिवार का रिश्ता बहुत अलग था। वो हमारे लिए एक बरगद के पेड़ की तरह थी जिसकी छांव में पूरा परिवार एक साथ जुड़ा हुआ था। वैसे तो दुनियावी रिश्तों के हिसाब से वो हमारी नानी हुआ करती थी, लेकिन नानी को दीदी कहने के पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि नानी का मायका और ससुराल बहुत पास में था। अपने मायके में ही नानी सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए सब उसे दीदी कहकर बुलाते थे। माँ, मौसी और ताई का जब जन्म हुआ वो भी उसे दीदी कहकर बुलाने लगे। उन्होंने कभी अपनी माँ को माँ कहकर पुकारा ही नहीं। वक्त के साथ नानी सबकी दीदी हो गई। मेरे पापा, मौसा और ताऊ जी लोग भी उसे दीदी कहकर ही बुलाते थे। उसके बाद जब हमारा जन्म हुआ हम लोगों ने भी उसे दीदी कहकर ही बुलाया। दीदी बहुत हंसमुख और पान की शौकीन थी। बिना पान के तो ना उनकी सुबह होती थी और ना ही शाम। मुंह में पान चबाकर कुर्सी में नवाबी अंदाज में बैठकर जब वो अपने परिवार के किसी फैसले को सुनाती तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके फैसले को कोई चुनौती दे सके। उन्होंने अगर एक बार किसी चीज को तय कर लिया तो उसके बाद वो चीज होकर रहती थी। कभी कभी मैं उनके दौर को देखती हूं तो लगता है जैसे विधाता का लेख कोई मिटा नहीं सकता, वैसे ही दीदी का आदेश कोई टाल नहीं सकता। बहुत से फैसले लिए हैं नानी यानी दीदी ने, जिसका असर उसके और हमारे परिवार में आज तक पड़ता आया है। दीदी ने ये फैसला लिया था कि उसका परिवार कभी अलग नहीं होगा। आज तक हम सब शायद उसकी बातों से ही जुड़े हैं। माँ कहती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसकी शादी तय कर दी गई थी। नाना जी चाहते थे कि 9 साल की उम्र तक बेटी को विदा कर दिया जाए, लेकिन दीदी लड़ गई इस बात पर। उसने कभी गुस्से से तो कभी प्यार से नाना जी को मना कर रखा, लेकिन माँ के 12 साल के होने पर आखिर उनकी शादी तय करा ही दी गई। दीदी ने माँ को साक्षर तो कर दिया था, लेकिन उनको
और आगे पढ़ाने का काम वो नहीं करवा सकी। कई बार मुझे वो इस बात को लेकर अफसोस में भी दिखी थी कि वो बेटियों को बहुत नहीं पढ़ा सकी। मुझे बहुत पसंद करती थी दीदी। मैं उसे कभी दीदी बुलाती तो कभी नानी। नाना जी से मेरी कभी बन नहीं पाई, पता नहीं क्यों। वो मेरे हिसाब से कभी ठीक ही नहीं बैठे। उन्हें देखकर मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे पितृसत्ता का झंडा थामे वो सब पर अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। नानी बिल्कुल अलग थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि नाना जी की किस्मत अच्छी थी जो नानी उनको मिल गई, नहीं तो नाना जी डिजर्व नहीं करते थे नानी को। नाना जी को जहां बच्चों का ज्यादा बोलना, टीवी देखना, ज्यादा हंसना पसंद नहीं था, वहीं नानी के सर पर हम नाच भी जाएं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कितनी औसम थी यार वो। उसे हम कभी दीदी बुलाते, कभी नानी, उसके आगे चिल्लाते, कभी रोते तो कभी हंसते। वो कहती, बच्चों के होने से चहल पहल रहती है घर में, ऐसा लगता है जैसे कन्हैया खुद आकर बाल रूप में अपनी लीला रचा रहे हों। दीदी हमारे परिवार के हर सदस्य से जुड़ी थी। वक्त के साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी और ख़ुद में बदलाव भी किया। मैंने तो जब उनको देखा वो एक कूल नानी की तरह दिखी जो सबका ख्याल रखती थी। उन्हें टीवी देखने का बड़ा शौक था। किसी सीरियल को देखते हुए वो उसमें इतना डूब जाती कि उनको कुछ नज़र नहीं आता। कभी कभी वो किसी नेगेटिव किरदार वाले कलाकार को कोसने लगती थी। उसे सीरियल को देखकर रोना आता था। वो उन सीरियल वालों के साथ हंसती थी। ऐसे एक रोज वो एक सीरियल देख रही थी और अचानक वो कुर्सी से गिर पड़ी। मामी लोग उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए और वहां जाकर पता चला कि उनका शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। सब कहते थे दीदी अब कष्ट भुगत रही है, इससे अच्छा तो वो चली ही जाती। मैं जब आखिरी बार उनसे मिलने गई थी, अपने साथ एक पान लेकर गई थी। उन्होंने वो पान तो नहीं खाया, लेकिन मुझे बहुत प्यार से देखा जरूर था। उस दिन मैं समझ गई थी कि दीदी अब ज्यादा नहीं जिएगी। मैंने भगवान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, दीदी की बेटियों को ये दुख सहने की शक्ति देना। 2 दिन बाद मुझे मेरी मौसी का फोन आया। उन्होंने बताया कि दीदी नहीं रही। मुझे माँ को बताना था कि उनकी माँ अब नहीं रही। बहुत मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए। माँ उस समय रसोई में चाय पीते हुए सब्जी बना रही थी। मैं उसके पास गई और मैंने कहा, मम्मी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पुकारा, मम्मी। माँ ने इस बार चिल्लाते हुए जवाब दिया, क्या है? मैंने कहा, मम्मी वो नानी चली गई क्या? माँ ने चाय का घूंट लगाते हुए पूछा। मैंने कहा, हाँ। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और उसके हाथ से चाय का ग्लास नीचे गिर गया। मैं जानती थी कि दीदी की बेटियों के लिए कष्ट सहना मुश्किल होगा, लेकिन दीदी ही तो कहती थी, जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता। अब भी हमारे घर में कभी कभी दीदी की बातें हो जाती हैं। वो ना होकर भी हमारे बीच हमेशा हमेशा अकेले रह गई हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को सुनकर आपको किसी अपने की याद आई होगी। कोई अपना जो आपको कभी छोड़ कर गया हो। बहुत मुश्किल होता है ना किसी ऐसे का चले जाना जिसमें पूरे परिवार की जान बसती हो और अचानक एक रोज आपको खबर मिले कि अब वो जो बरगद का पेड़ था अब नहीं रहा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को खोया है और कभी कभी मुझे डर भी लगता है इस बात का कि लोग जो मेरे करीब आ रहे हैं वो मेरे साथ रहेंगे या मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जब मैं एक कहानी सुन रहा था तो उस वक्त मैं उस कहानी के साथ खुद को जोड़ पा रहा था। मैं सोच रहा था कैसे मेरे वो अपने जो कभी मेरी जिंदगी का बहुत करीबी हिस्सा हुआ करते थे, जो मेरी सांसों की तरह मेरे साथ थे, अचानक एक रोज
चले गए। चाहे वो बात पप्पूदा की हो, छोटूदा की हो, या फिर और भी बहुत लोग। मैं जब ये कहानी लिख रहा था तो उस कहानी के वक्त में याद आ रहे थे वो लम्हे जो मैंने अपने उन अपनों के साथ बिताए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। पप्पूदा के बारे में तो मैं बहुत सी कहानियों में कह चुका हूँ, तो आप जानते भी हैं। तो मैं जब उनके स्टूडियो में जाता था तो मुझे कभी एहसास नहीं कराया उस आदमी ने कि मैं उसके स्टूडियो में हूँ। वो मुझे बिठाता था, कभी डांटता था, कभी टोकता था। बस उसका एक ही सपना था कि हिंदुस्तान भर में मेरी आवाज़ सुनी जाए और हर कोई मेरी आवाज़ के साथ जुड़े। जब मैं कहानियों को आवाज़ देने लगा, जब मैं कहानियाँ सुनाने लगा, जब ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ठीक ठाक होने लगा, तब वो चला गया, वो नहीं रहा। सोचिए, किसी ने ख्वाब देखा आपके लिए और सोचा कि आप उसके ख्वाब को पूरा करें, और एक रोज़ आपको खबर होती है कि वो इंसान ही नहीं है जिसने आपके लिए ख्वाब देखा था। ऐसा बहुत से रिश्तों में होता है, एक भाई भाई का रिश्ता ही नहीं। कभी किस रिश्ते में आप रहे किसी इंसान के साथ, और एक रोज़ मंजिलों पर पहुंचने के बाद आपको पता चला कि वो तो कहीं पीछे छूट गया। आप तलाश रहे हो और यहाँ मंजिलों पे आकर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो गए हो। होता है ना ऐसा, किसी को खोना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपकी कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने किसी अपने को खोया है? आपने किसी खास को अपने पास रखा था, लेकिन वो एक रोज आपसे विदा हो गया। कौन था वो? क्या कहानी थी वो? दिल का बोझ अगर हल्का करना चाहते हैं तो आ सकते हैं ईमेल आईडी के ज़रिए से, kahaniwalalड़ka9@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। दिल में जो मन है, जो भी बातें हैं, दिल में जो मन है बोलते बोलते भटक जा रहा हूँ। दिल में जो बातें हैं, जो भी ख्याल हैं, आप शेयर कर सकते हैं। मुझे रिकॉर्ड करके अपने दिल की बातें भी भेज सकते हैं, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ़िलहाल वक्त आ गया है कि आपसे विदा ली जाए। अपना ख्याल रखिएगा और मोहब्बत बनाए रखिएगा। अगर आपने इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ाव महसूस किया और आप अब तक इसे सुन रहे हैं, तो आपसे मैं पूरे हक के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और कभी आपको लगे कि ज़िंदगी में कोई आपकी बातें नहीं सुनता, तो याद रखना कि एक नाम है पंकज जीना नाम से, जो हमेशा आपके लिए मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।